गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं माधुरी एमडी लॉ क्लासेस में आप सभी का वेलकम करती हूँ। देखिए, लास्ट जो अपनों ने वीडियोस बनाई थी वो सीआरपीसी पे भी बनाई थी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि मैम हमें सीपीसी के भी कुछ टॉपिक समझा दीजिए। तो आज सीपीसी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एमसीक्यूज़ में भी आता है, जो जुडिशरी सर्विस में भी मेंस का क्वेश्चन भी आता है एंड जो एलएलबी में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये एलएलबी में ऑलमोस्ट पूछा जाता है। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है इंटरप्लीडर सूट। इंटरप्लीडर सूट सीपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतराभिवचनीय वाद। मतलब सबसे पहले ये समझेंगे कि इंटरप्लीडर सूट होता क्या है। देखिए, जनरली जो सूट होता है वो टू पर्सन्स मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में होता है। हिंदी वाले वादी और प्रतिवादी के बीच में होता है। लेकिन इंटरप्लीडर सूट की खासियत क्या है? ये न तो प्लेंटिफ एंड न डिफेंडेंट, मतलब कि ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में न होके दोनों डिफेंडेंट के बीच में होता है। क्या समझे कि दोनों डिफेंडेंट के बीच में जो ये सूट होता है ये क्या होता है? अपना इंटरप्लीडर सूट होता है। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल। मतलब कि आपसे कोई पूछता है कि बताइए इंटरप्लीडर सूट कौन सा होता है, तो आप सिंपली उनको आंसर दीजिए कि जो सूट डिफेंडेंट्स के बीच में होता है, मतलब डिफेंडेंट के बीच में सूट इंटरप्लीडर सूट कहलाता है, अंतराभिवचनीय वाद कहलाता है। ठीक है, अब इंटरप्लीडर सूट के बारे में जो सीपीसी में, जो हमारी सीपीसी के सेक्शन 88 में बताया है। प्री का क्वेश्चन है एमसीक्यूज का कि इंटरप्लीडर सूट सीपीसी के कौन से सेक्शन में है? तो सेक्शन 88 में। सिंपल सा है, इजी सा है, सेक्शन 88 में इंटरप्लीडर सूट कहा हुआ है। अब देखिए, जो हमारा बेयर एक्ट है उसमें ये डेफिनेशन क्या कहती है इंटरप्लीडर सूट की? उसमें लिखा हुआ है कि जो ये इंटरप्लीडर सूट है वो कौन करता है। मैं आपको सिंपली समझा रही हूँ, फिर आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अपनों को जो क्वेश्चन होता है, जो सेक्शन है, वो अपनी लैंग्वेज में समझ आना चाहिए। जब आपको वो अपनी लैंग्वेज में समझ आ जाएगा, उसके बाद जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे, बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो आपका 80% वो सब जो टॉपिक होता है वो क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं कि इंटरप्लीडर सूट क्या है। देखिए, इंटरप्लीडर सूट में क्या होता है? जो सूट कौन करता है? सूट करता है प्लेंटिफ। ठीक है, प्लेंटिफ सूट करता है। और किस लिए करता है कि मान लीजिए एक डिफेंडेंट ने उसको कोई चीज़ दी, ठीक है, उसके पास कोई चीज़ रखी हुई थी, डिफेंडेंट ने उसके पास कोई चीज़ रखी, ठीक है, मतलब कि कोई भी ज्वेलरी या कुछ ऐसा रखा। उसके बाद में जो दूसरा डिफेंडेंट आता है प्लेंटिफ के पास कि ये मेरी चीज़ है, मुझे दे दीजिए, ये मेरी चीज़ है, मुझे दे दीजिए। तो अब प्लेंटिफ क्या करेगा? ये तो कंफ्यूज हो गया कि मैं इसको दूं या इसको दूं। तो ये प्लेंटिफ क्या करेगा? कोर्ट के पास जाएगा कि ये कोर्ट को कहेगा कि देखिए ये चीज़ मेरे पास है, अब ये तो प्लेंटिफ है, मुझे नहीं पता कि ये चीज़ किसको देनी है, तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो ये प्लेंटिफ कोर्ट में जाके इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट करेगा। अब क्या होगा? अब ये प्लेंटिफ जो है, प्लेंटिफ को कोर्ट क्या कर सकता है? उससे वो चीज़ लेके उसको रिलीज भी कर सकता है, क्योंकि जो चीज़ इसने अपने पास रखी थी वो ऐसे तो नहीं रखेगा, इसने कुछ अमाउंट दी होगी किसी को, मतलब कोई चीज़ गिरवी टाइप में रखी होगी कि जैसे मैं गई एक्स के पास कि आप ये मेरी चीज़ रख लीजिए और मुझे दे दीजिए 10,000 रुपये, ठीक है, या कोई ज्वेलरी रख दी मैंने, तो अब मेरी बहन जाके बोलती है ये तो मेरी माँ की ज्वेलरी है, ये मुझे दे दीजिए। तो जो एक्स हो गया वो कंफ्यूज हो गया कि मैं माधुरी को दूं या माधुरी की सिस्टर को दूं। तो अब ये जाके कोर्ट में क्या करेगा? सूट करेगा, जिसको बोलेंगे अपने इंटरप्लीडर सूट। अब जो एक्स होगा वो कुछ जो उसके 10,000 है वो तो देने पड़ेंगे ना उसको, क्योंकि उसने तभी तो ज्वेलरी रखी थी गिरवी, ताकि उसने क्या किया था, उसको 10,000 रुपये दिए थे। तो अब जो एक्स होगा वो कोर्ट में जाके इंटरप्लीडर सूट कहेगा कि सिर्फ जो मेरे 10,000 और प्लस ब्याज जो मेरा बनता है वो दे दीजिए और ये ज्वेलरी आप रख लीजिए। ठीक है, तो ये होता है इंटरप्लीडर सूट। मतलब जो प्लेंटिफ होता है उसका खर्चों के अलावा कोई भी हित नहीं होता। अब प्रॉपर्टी इसमें कौन सी हो सकती है? मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। तो सिंपल दो डिफेंडेंट्स के बीच सूट क्या होता है? इंटरप्लीडर सूट होता है। अब जब मेंस का ये क्वेश्चन आता है तो ओनली सेक्शन 88 नहीं लिखना, तो याद रखना कि इसके साथ
प्लस अपनों को ऑर्डर 35 भी लिखना होता है, ठीक है। सीपीसी का ऑर्डर 35 भी लिखना होता है। अब कई बार स्टूडेंट को ऑर्डर 35 नहीं याद होता तो वो ओनली इतना सा लिखाते हैं, तो आज मैं उनका ऑर्डर 35 भी बिल्कुल क्लियर करूंगी, इजी वे में उनको समझा दूंगी ताकि उनको याद रहे, ताकि वो एग्जाम में 88 के साथ ऑर्डर 35 भी लिख सके, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है, इसमें 88 प्लस 35 अपनों को लिखना होता है। अब बात आती है रूल 1, इसमें टोटल रूल कितने हैं? इसमें टोटल रूल 6 है, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन में आपको 6 की 6 रूल लिखने पड़ते हैं ताकि जो एग्जामिनर है वो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दे सके। इसमें आता है, फर्स्ट रूल आता है कि अंतराभिवाची वाद में वाद पत्र। देखिए, जब भी अपने सीपीसी में सूट इंस्टीट्यूट करते हैं तो जो प्लेंटिफ होता है वो प्लेंट रेडी करता है, मतलब वाद पत्र रेडी करता है। अब वाद पत्र में क्या क्या चीजें लिखी होंगी? तो रूल 1 में कहता है अंतराभिवाची वाद में वाद पत्र, मतलब जो इंटरप्लीडर सूट में जब प्लेंटिफ ने प्लेंट लिखा तो उसमें क्या क्या चीजें लिखी होंगी? तो उसमें जो उसके वादी के जो प्रभार और खर्चे हैं वो लिखे होंगे। सेकेंड, अगर डिफेंडेंट ने कोई सेपरेट क्लेम कर रखा है तो वो होगा। एंड थर्ड लिखा होगा कि जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स के बीच में कोई कोल्यूजन तो नहीं है, कोई दुस्संधि तो नहीं है। अब दुस्संधि क्या मतलब? वो आपस में मिले जुले तो नहीं है, मतलब ये 3 चीजें उस प्लेंट में लिखी होंगी, ठीक है। देन आता है रूल 2। रूल 2 कहता है दावकृत चीज का न्यायालय में जमा करना, मतलब कि रूल 1 में तो प्लेंट इसमें बता दिया कि इंटरप्लीडर सूट के प्लेंट में क्या लिखा होगा। सेकंड रूल कहता है कि जो क्लेम चीज है, जो क्लेम थिंग है, उसको क्या होगी, कोर्ट में जमा करवा देंगे। जो प्लेंटिफ होगा वो उस क्लेम, जो दावाकृत वस्तु है, उसको कोर्ट में जमा करवा देगा। देन रूल 3 कहता है प्रोसीजर जहां डिफेंडेंट वादी पर वाद चला रहा हो, ठीक है। अब ये कहना चाहता है रूल 3, सिंपली समझिए कि अगर डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ पर पहले से ही सूट इंस्टीट्यूट कर रखा है तो वहां पर प्लेंटिफ इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। क्लियर? रूल 3 में ये याद रखना है आपको कि जहां डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ पर कोई ऑलरेडी सूट इंस्टीट्यूट कर रखा है तो प्लेंटिफ इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। फर्स्ट रूल में प्लेंट में क्या क्या चीजें होंगी, सेकंड की जो चीज है उसको कोर्ट में जमा करवा दीजिए। थर्ड कहता है कि अगर डिफेंडेंट पहले से ही कोई सूट कर रखा है डिफेंडेंट ने तो प्लेंटिफ इंटरप्लीडर सूट नहीं करेगा। फोर्थ कहता है पहली सुनवाई में प्रक्रिया, मतलब फर्स्ट हियरिंग में क्या प्रोसीजर होगा। देखिए ये रूल बहुत सिंपल है, इसमें याद करने के लिए अपनों को सिर्फ ये चीजें याद रखनी है कि जब पहली सुनवाई होगी उसमें क्या प्रोसीजर होगा। तो उसमें क्या होगा कि कोर्ट डिक्लेयर करेगा, सबसे पहले कोर्ट घोषणा करेगा कि जो वादी है उसको सभी दायित्वों से उन्मोचित कर दिया है। मतलब अगर कोर्ट को लगता है कि जो प्लेंटिफ है उसको उसके सारे खर्चे दे दिए जाए, फर्स्ट हियरिंग में उसको तंग ना किया जाए, तो सारे खर्चे उसको देख के कोर्ट क्या कर सकती है, उसको डिस्चार्ज कर सकती है। सेकंड, अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं लास्ट तक इस प्लेंटिफ की जरूरत पड़ेगी या इन वादियों की जरूरत पड़ेगी तो उसको एंड तक भी रख सकता है, अंत तक भी उसको रख सकता है। नेक्स्ट कि अगर कोर्ट चाहे उसको लगता है कि ऐसे जजमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसे एडजुडिकेशन या न्याय निर्णय नहीं करना चाहिए, तो कोर्ट क्या कर सकता है, विवादकों की विरचना करके और आगे उसको ट्रायल कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट हियरिंग में क्या क्या हो सकता है, वादी को डिस्चार्ज कर सकते हैं, देन नेक्स्ट चाहे तो उसको एंड तक रख सकते हैं, एंड नेक्स्ट कोर्ट को लगता है कि ऐसे एडजुडिकेशन नहीं करना चाहिए, विवादकों की विरचना करनी चाहिए, ट्रायल करना चाहिए, तो कोर्ट कर सकता है, ठीक है। सिंपल 4 रूल। फिफ्थ कहता है कि अभिकर्ता और अभिदारी अंतराभिवाची वाद संस्थित नहीं कर सकेंगे। प्री का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, स्टार कर लीजिए कि इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट कौन नहीं कर सकता। तो फर्स्ट एजेंट नहीं कर सकता, सेकंड टीनेंट नहीं कर सकता, मतलब कि अगर एजेंट को उसके प्रिंसिपल ने कोई चीज रखने के लिए दी है तो यहाँ पे एजेंट इंटरप्लीडर सूट नहीं कर सकता।
अगर अभिकर्ता मतलब कि किसी टेनेंट को लैंडलॉर्ड ने कोई चीज़ दी है, उसके स्वामी ने कोई चीज़ दी है, मकान मालिक ने कोई चीज़ दी है, तो वो वहाँ पे इंटरप्लीडर सूट नहीं कर सकता। ठीक है। देन रूल 6 आता है कि वादी के खर्चों का भार। तो कोर्ट क्या करेगा कि वादी के जो भी खर्चे हैं वो उस प्रॉपर्टी में से उसको वादी को दिला देगा, जो भी उसके खर्चे हैं। देखिए सिंपल सा है। रूल 1 में कहता है कि इंटरप्लीडर सूट में क्या प्लेंट में क्या स्टेटमेंट होंगे। सेकेंड रूल कहता है कि दावाकृत चीज का कोर्ट में जमा कर देंगे। एंड थर्ड रूल कहता है कि प्रोसीजर जहां डिफेंडेंट है प्लेंटिफ पर पहले से ही सूट चला रहा है। फोर्थ, फर्स्ट हियरिंग में क्या प्रोसीजर होगा। फिफ्थ, एजेंट और टेनेंट इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। 6, वादी के खर्चों का भार। सिंपल है, बिल्कुल इजी है। ऑर्डर सेक्शन 88 के साथ ऑर्डर 35 ऐसे लिखना है, और आप ऐसे ही अगर मेरी वीडियो आप 2 बार देख लेंगे तो आपका सेक्शन 88 और ऑर्डर 35 और हाँ हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है 2 केस लॉज की। जब मेंस का क्वेश्चन लिखते हैं जुडिशरी में, LLB में, तो अगर अपने केस लॉज 2 या 3 लिख देते हैं तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाता है और बढ़िया बढ़िया नंबर दे देते हैं। तो वो 2 केस कौन से हैं? देखिए, एक केस है सुशील मेहता वर्सेस चंद्रकला, AIR कितनी है 2005 है, और बालाजी सीताराम वर्सेस ओम प्रकाश 2009 का केस है। 2 केस है, सुशील मेहता वर्सेस चंद्रकला और बालाजी सीताराम वर्सेस ओम प्रकाश, एक 2005 का एक 2009 का। इन दोनों केस में ये क्लियर कह दिया था कि जो एजेंट है और जो कौन है अभिकर्ता है, जो टेनेंट है, वो अपने प्रिंसिपल और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, ये दोनों केस नोट कर लेना कि जो एजेंट और टेनेंट होगा वो अपने प्रिंसिपल और अपने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है इंटरप्लीडर सूट। ऑर्डर 35, 88 और ऑर्डर 35। आई होप ये आपको वीडियो समझ आई हो। तो इस वीडियो से आप अपना ये CPC का ये टॉपिक भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।